अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई ना थी। वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई ना थी। 1971 पाकिस्तान और बांग्लादेश के माजी की किताब में वो मुश्तरका स्याह सफ़ा जिसने दोनों मुल्कों की तारीख को बदल कर रख दिया और दोनों मुल्कों के आने वाले मुस्तकबिल पर कई सवालिया निशान लगा दिए। आज हम उसी सफ़े की तरफ वापस जाएंगे और देखेंगे कि बांग्लादेश ने किस तरह वक्त के साथ उस सफ़े की सारी कालिक को बटा डाला और आज वो एक मिजरी से, एक मिजरेबल स्टेट से एक राइजिंग स्टार ऑफ एशिया बन गया। किस तरह वही दुनिया जो उसके सर्वाइवल पर सवाल उठाती थी, उंगलियां उठाती थी, आज दोनों हाथ उठाकर उसके लिए तालियां बजा रही है। नाजरीन, केस स्टडी कॉर्नर विद डॉक्टर हाजरा की एपिसोड 3 में खुशामदीद। इससे पहले आप एपिसोड 1 में देख चुके हैं कि कैसे फिनलैंड आज दुनिया की हैप्पीएस्ट स्टेट है और एपिसोड 2 में आपने देखा कि कैसे स्वीडन अपने वेस्ट को अपने लिए सोना बना रहा है। आज एपिसोड 3 में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बांग्लादेश की केस स्टडी, जो आपको इकोनॉमी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में बहुत काम आएगी। ना सिर्फ इकोनॉमी बल्कि गवर्नेंस, पॉवर्टी रिडक्शन, मैनेजमेंट, किसी भी टॉपिक में आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। बांग्लादेश को अगर एज अ स्टेट देखा जाए तो ये एक पेरिनियल स्टेट है। इसकी कोई बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री नहीं है। ये 1971 में, यानी आज से तकरीबन सिर्फ 5 दिहाइयों पहले वजूद में आया और इसका ये जन्म भी एक स्मूथ जन्म नहीं था, बट इट टुक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ अ वेरी डेडली वॉर। इवन बड़े बड़ों की चीखें निकल गईं। नसीर तुराबी जैसे राइटर्स लिख बैठे कि वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी। हर आंख खश्कबार हो गई। उस वक्त बांग्लादेश के हालात सिर्फ वॉर की वजह से बुरे नहीं थे, बल्कि बांग्लादेश मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात से दो चार था। उस साल बांग्लादेश में ना सिर्फ जंग हुई थी, नई नई पार्टीशन हुई थी, बल्कि उस साल बांग्लादेश में एक डेडलीस्ट साइक्लोन आया था जिसको कहते हैं भोला साइक्लोन। उसके अलावा उसी साल बांग्लादेश में बहुत शदीद काहत पड़ी। बांग्लादेश फेस्ड वन ऑफ द वर्स्ट ड्राउट्स ऑफ इट्स हिस्ट्री। फिर बांग्लादेश के जो क्लाइमेट है वो इस तरह का है कि बांग्लादेश में अक्सर फ्लड्स आते हैं और ये केस स्टडी में आपको कभी पढ़ाऊंगी भी कि कैसे बांग्लादेश फ्लड मैनेजमेंट में भी एक चैंपियन बन चुका है। अलबत्ता ये फ्लड्स बांग्लादेश को बहुत लंबे अरसे तक बहुत से मसाइल से दो चार करते रहे। इस सब के अलावा वो पॉलिटिकल लीडरशिप जिससे ये उम्मीदें थी कि वो बांग्लादेश के हालात कुछ बेहतर कर देंगे, उनमें से ना कुछ तो सरवाइव ही ना कर पाए और जो सरवाइव कर गए उनके बीच आपस में इस तरह के इख्तलाफात थे जिससे बांग्लादेश को उसके पॉलिटिकल या गवर्नेंस रिलेटेड टीयर से कोई खास उम्मीद नहीं थी। बांग्लादेश के हालात इस कदर खराब थे कि वो सिर्फ एक हाउस ऑफ कार्ड्स मालूम होता था। पूरी दुनिया कन्विंस थी कि ये सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसको बास्केट केस का नाम दे दिया था, अ बास्केट केस ऑफ मिजरी। तो फिर बांग्लादेश ने एक अच्छी पॉलिटिकल लीडरशिप, एक अच्छे गवर्नेंस स्ट्रक्चर, एक स्ट्रॉन्ग बेस्ड इकोनॉमी के बगैर ऐसा क्या किया कि सिर्फ 5 दिहाइयों में अब वही दुनिया, वही वर्ल्ड बैंक, वही फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, बड़े बड़े थिंक टैंक्स बांग्लादेश को एक राइजिंग स्टार ऑफ एशिया कह रहे। आखिर बांग्लादेश का ये ग्रोथ मॉडल क्या था? बांग्लादेश का ये फॉर्मूला आपको बताने से पहले मैं आपको इसके इम्पैक्ट्स बताना चाहूंगी ताकि आप लोग ये समझ सकें कि ये कितना ज्यादा इफेक्टिव फॉर्मूला है और ये कितना ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक बांग्लादेश ने अपना पॉवर्टी रेट 44.2% से 13.8% तक डिक्रीज कर दिया। उसके अलावा इसका ग्रोथ रेट 6% पे फंसा हुआ था फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स और इसने सिर्फ 2016 और 2017 के 2 सालों के अंदर उसको 7.3% तक बढ़ा दिया। अब आप इसमें ये रिसेंसी भी देख सकते हैं कि कितने थोड़े सालों में, पिछले सिर्फ 4 से 5 सालों में इन्होंने ये ग्रोथ कैसे एक्सेलरेट की है, कैसे ये ग्रोथ इनकी स्काई रॉकेट की है। फिर 2018 में बांग्लादेश ने वो तीनों कंडीशंस पूरी कर ली थी जिनकी बेसिस पे यूनाइटेड नेशंस बांग्लादेश को अपने एलडीसी यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट से बाहर निकाल देता। ये तो कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं।
इसके अलावा अगर आज आप बांग्लादेश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो वो 72.6 है। ये पार्टीशन जब बांग्लादेश की हुई थी या जब बांग्लादेश को आजादी मिली थी उस वक्त सिर्फ 46.6 था। सिर्फ 46.6 इयर्स एवरेज एज थी जो उसके लोग जीते थे, और आज वो 72.6 हो गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में आज बांग्लादेश के सारे बच्चे एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन पूरी करते हैं। यही फिगर जब बांग्लादेश को आजादी मिली थी उस वक्त सिर्फ 1/3 था। बांग्लादेश के सिर्फ 1/3 बच्चे उस वक्त अपना प्राइमरी स्कूल पूरा कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने एजुकेशन पे भी बहुत ज्यादा काम किया है। इसके अलावा बांग्लादेश का जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो आज 72% है। ये पाकिस्तान के 46% और इंडिया के 66% से कहीं ज्यादा है। उसके अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो कि ये बताता है कि पैदाइश के वक्त कितने बच्चे, 1000 में से कितने बच्चे मर जाते हैं। ठीक है, हर 1000 पैदाइशों में से कितने बच्चे अपनी पैदाइश के वक्त फौत हो जाते हैं। बांग्लादेश में ये इन्फेंट मोर्टेलिटी अभी सिर्फ 26 पर थाउजेंड है, एज कंपेयर टू 67 पर थाउजेंड इन पाकिस्तान। और बांग्लादेश में उसकी इंडिपेंडेंस के वक्त ये फिगर 158 पर थाउजेंड था। अब आप देख सकते हैं कि उसने इसको आधे से भी कम कर दिया। ये तो सिर्फ कुछ फिगर्स हैं। ये चेंज इतनी ज्यादा पावरफुल है, इतनी ज्यादा तेज है, इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि बांग्लादेश में आज एक लतीफा मशहूर है कि भारत ने अपने और बांग्लादेश के बीच में जो फेंस लगा रखी है कि बांग्लादेश के लोग वहां बॉर्डर ना क्रॉस कर दें, वो फेंस हमें बहुत जल्दी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है कि भारत के लोग सिर्फ जॉब ढूंढने बांग्लादेश ना आते फिरे। बांग्लादेश अब इतना कॉन्फिडेंट है अपनी इस ग्रोथ के ऊपर। अब ये एक्सेलरेशन, ये मॉडल, ये चेंज किस तरह से एग्जीक्यूट की गई, क्या फैक्टर्स हैं जो इस चेंज को ड्राइव करते हैं। अगर मैं आपको इसको 4 फैक्टर्स में समराइज कर दूं तो आप शायद बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। सबसे पहला फैक्टर है इंक्लूसिविटी। बांग्लादेश में बांग्लादेश के मर्द, औरतें, हर तबके के लोग उसकी ग्रोथ में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। बांग्लादेश अपने लोगों को हर लेवल पे एम्पावर कर रहा है, वो एक बॉटम अप चेंज लाने की कोशिश कर रहा है। वहां की लिटरेसी बढ़ाई जा रही है, वहां की जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई जा रही हैं। वहां पे जो आपके पास स्पेशली विमेन है उनके लिए बहुत ज्यादा जॉब क्रिएशन इंश्योर की जा रही है, उनकी इंक्लूजन मार्केट के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर इंश्योर कराई जा रही है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बांग्लादेश की इस चेंज को ड्राइव करता है। सेकेंडली, बांग्लादेश की सिविल सोसाइटी बहुत स्ट्रांग है और उनका बहुत बड़ा रोल है इस चेंज को ड्राइव करने में। जैसे मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश में भी अथॉरिटेरियन रेजिम्स भी रहे हैं, वहां पे भी हमेशा से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है। तो वहां की जो आपके पास ऊपर पॉलिटिकल टियर है, टॉप टियर है, या वहां का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, उनका इतना बड़ा रोल नहीं है इस चेंज में, इस आप कह सकते हो सक्सेस स्टोरी में। बल्कि वहां की जो सिविल सोसाइटी है उनका बहुत बड़ा हाथ है कि वो वहां पे लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, वो वहां पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। और वहां पे कई सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट को, लीडर्स को इवन नोबेल प्राइजेस दिए गए इनोवेशन पे। वो ऐसे बैंक्स खोल रहे हैं जहां लोगों को सॉफ्ट लोन्स, इजी लोन्स दिए जाते हैं और लोग उनकी बेसिस पे खुद अपने स्मॉल बिजनेसेस खोलते हैं। अब तीसरा फैक्टर भी इसी से निकलता है कि वहां पे क्योंकि हर बंदा उनके ग्रोथ मॉडल में अपना रोल प्ले कर रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट किया जा रहा है, लोगों को एम्पावर किया जा रहा है। तो वहां की एक्सपोर्ट बहुत बेहतर हो गई है, स्पेशली उनकी गारमेंट एक्सपोर्ट। ये उनकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा उठा रही है, अपलिफ्ट कर रही है। तो एक तो उनका ये एक्सपोर्ट भी उनकी इस ग्रोथ के पीछे एक बहुत बड़ा अहम फैक्टर है। और चौथा सबसे अहम फैक्टर ये है कि बांग्लादेश अपने हर मसले के लिए होम ग्राउंड सॉल्यूशंस ढूंढ रहा है। वो बहुत रिफॉर्मेटिव, इनोवेटिव अप्रोच अप्लाई करता है। उनको डिजास्टर्स ने तंग कर रखा था तो उन्होंने अंदर अपना एक ऐसा मॉडल अडॉप्ट कर लिया डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो अब दुनिया उनसे कॉपी कर रही है। तो वो अपने मसलों के लिए होम ग्राउंड सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। तो अगर मैं इन 4 फैक्टर्स को आपके लिए रिपीट करूं तो पहला फैक्टर ये है कि वहां पे सोशल इंडिकेटर्स बेहतर किए जा रहे हैं, लोगों को एम्पावर किया जा रहा है थ्रू एजुकेशन, थ्रू जॉब क्रिएशन, थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट एक्सेट्रा। दूसरा, वहां की सिविल सोसाइटी बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है, अपने कंट्री को अपना समझते हुए, उसमें जो उन्होंने अपना हिस्सा डालना है उसको अपना फर्ज समझते हुए वो वहां पे बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले कर रही है।
तीसरा जो मैंने आपको बताया वो उनकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, स्पेशली उनकी जो गारमेंट इंडस्ट्री है। और चौथा ये कि वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके वहाँ पे होम ग्रोन सॉल्यूशंस अप्लाई किए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम और हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से और अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर से शिकवा शिकायत किए बगैर, अपनी इकोनॉमी के लिए इंजेक्शंस और वेंटिलेटर्स ढूंढे बगैर, खुद अपनी सिविल सोसाइटी के साथ हैंड इन हैंड ये चेंज ड्राइव नहीं कर सकते? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। और अगर आपको एपिसोड अच्छी लगे तो इसको भी और पिछली केस स्टडी एपिसोड्स को भी जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल आपको यहाँ नीचे दे रही हूँ। आपका कोई सवाल है तो आप वहां पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।